सोचिए जरा, क्या हो अगर एक फसल को लेकर हुआ छोटा सा झगड़ा एक पूरे देश की आजादी की लड़ाई का नक्शा बन जाए। सुनने में अजीब लगता है ना? पर 1917 में बिहार के चंपारण में बिल्कुल यही हुआ। एक ऐसी घटना जिसने भारत के इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये पूरी कहानी समझने के लिए ना हमें पहले उस मुश्किल की जड़ तक जाना होगा जिससे वहां के हजारों किसान हर रोज जूझ रहे थे। सारी मुश्किल की जड़ थी एक अजीब सी प्रथा जिसका नाम था तिनकठिया सिस्टम। अब इसे आप एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ लीजिए जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब किसानों को अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन के 20 में से 3 हिस्सों पर जबरदस्ती नील उगाना ही पड़ता था, उनकी मर्जी हो या ना हो। और यह सिस्टम पूरी तरह से एक तरफा था। एक तरफ थे किसान जिन्हें अपनी सबसे कीमती जमीन पर नील उगाना पड़ता था और बदले में दाम भी कौड़ियों के मिलते थे, और भगवान ना करे अगर फसल खराब हो गई तो ऊपर से भारी जुर्माना अलग। वहीं दूसरी तरफ थे बागान मालिक जिन्हें वही जमीन सस्ते में मिल जाती थी और वो नील बेचकर जबरदस्त मुनाफा कमा रहे थे। और फिर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जर्मनी में वैज्ञानिकों ने लैब में ही नील बनाना सीख लिया, जिसे कहते हैं सिंथेटिक डाई। अब इसकी वजह से असली नील की डिमांड पूरी दुनिया में गिर गई। अब तो यही लगता है कि चलो किसानों की मुसीबत खत्म हुई, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी मुश्किलें तो अब और भी बढ़ने वाली थीं। बागान मालिकों ने इस मौके को भी किसानों को लूटने का एक नया तरीका बना लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले में उन्होंने तावान नाम का एक भारी भरकम जुर्माना मांग लिया। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि कोई आपको एक बुरी नौकरी से निकाले और फिर कहे कि नौकरी छोड़ने के लिए पैसे भी तुम ही दो। और जो किसान ये जुर्माना नहीं दे पाए उन्हें 12% के मोटे ब्याज पर कर्ज लेने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो अब चारों तरफ निराशा थी, अन्याय था। किसान एक ऐसे जाल में फंस गए थे जहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था। ऐसे में उन्हें जरूरत थी उम्मीद की एक किरण की, एक ऐसे नेता की जो उनकी आवाज बन सके। और यही कहानी में एंट्री होती है एक असली हीरो की, राजकुमार शुक्ल। वो एक आम किसान थे, लेकिन बहुत जिद्दी। उन्होंने ठान लिया था कि वो चंपारण की ये सच्चाई उस एक आदमी तक पहुंचाकर रहेंगे जो शायद उनकी मदद कर सकता था। उन्होंने महीनों तक उस आदमी का पीछा किया और आखिर में उन्हें चंपारण आने के लिए मना ही लिया। वो आदमी थे मोहनदास करमचंद गांधी। तो गांधी जी चंपारण पहुंच तो गए। अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि ये कोई मामूली नेता होंगे जिन्हें डरा धमका कर वापस भेज देंगे, लेकिन उनका पाला किसी और ही मिट्टी के बने इंसान से पड़ा था। गांधी जी ने जो जवाब दिया उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप जरा घटनाओं की रफ्तार देखिए। 15 अप्रैल को गांधी जी पहुंचे और आते ही उन्हें नोटिस थमा दिया गया कि जिला छोड़कर निकल जाओ। अगले ही दिन 16 अप्रैल को गांधी जी ने कहा, मैं कहीं नहीं जा रहा। 18 अप्रैल को उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। वहां उन्होंने अपना बचाव तक नहीं किया, बल्कि बड़े शांत भाव से कहा, हां, मैंने आपका कानून तोड़ा है और मैं इसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अब अंग्रेज अधिकारी एकदम हैरान परेशान। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस आदमी से कैसे निपटें, जो ना तो लड़ रहा है, ना भाग रहा है, बल्कि खुद जेल जाने को तैयार है। नतीजा, 21 अप्रैल को सरकार ने घबराकर केस ही वापस ले लिया। ये पहली जीत थी, और वो भी बिना एक भी हथियार उठाए। अदालत में मिली ये छोटी सी जीत असल में बहुत बड़ी थी। इसने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसके बाद सिर्फ चंपारण के अधिकारियों को ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को इन किसानों की बात सुननी ही पड़ी। और जैसे ही ये दरवाजा खुला, सैकड़ों नहीं हजारों किसान अपनी अपनी कहानी, अपना अपना दर्द बताने के लिए सामने आ गए। सोचिए, जिन लोगों की आवाज सालों से दबाई जा रही थी, उन्हें अब बोलने का एक मंच मिल गया था। ये अब किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं रही, ये एक जन आंदोलन बन गया। अब जनता का दबाव इतना बढ़ चुका था कि ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें मामले की जांच के लिए एक ऑफिशियल कमेटी बनानी पड़ी। और सबसे मजेदार बात देखिए, जिस आदमी को वो कुछ दिन पहले जिले से बाहर निकाल रहे थे, अब उसी आदमी को, यानी गांधी जी को, उस कमेटी का सदस्य बनाना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। तो कमेटी की सिफारिशें किसानों के हक में थीं। पहली, ये तिनखठिया प्रथा, इसे जड़ से खत्म करो। दूसरी, जो पैसा जबरदस्ती तावान के नाम पर वसूला गया है उसका 25% हिस्सा किसानों को वापस करो। तीसरी, बाकी सारी गैर कानूनी फीसें फौरन बंद की जाएं। और चौथी और सबसे जरूरी, आगे से नील की खेती होगी तो सिर्फ किसान की मर्जी से, जबरदस्ती से नहीं। और जानते क्या हुआ? सरकार को लगभग सारी सिफारिशें माननी पड़ी। एक नया कानून पास हुआ, चंपारण कृषि अधिनियम 1918।
और इसके साथ ही लगभग 100 साल से चले आ रहे शोषण के एक पूरे दौर का हमेशा के लिए अंत हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सिर्फ चंपारण के किसानों की जीत नहीं थी, ये जीत बहुत बहुत बड़ी थी। इसने पूरे देश को अंग्रेजों से जीतने का एक नया रास्ता, एक नया तरीका सिखाया था। तो चंपारण ने हमें क्या सिखाया? सबसे पहले सत्याग्रह की ताकत, मतलब बिना हिंसा के सिर्फ सच पर अड़े रहकर भी जंग जीती जा सकती है। ये भारत में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी शांति से गलत कानून को न मानना। और शायद सबसे जरूरी बात, इसने पहली बार गांव के एक किसान की लड़ाई को देश की आज़ादी की लड़ाई से सीधे जोड़ दिया। ये साबित हो गया था कि अगर लोग एकजुट होकर शांति से अपनी बात रखें तो बड़ी से बड़ी हुकूमत को भी झुकना पड़ता है। एक और बहुत बड़ी बात हुई थी, जैसा कि कहा भी जाता है, ये पहली बार था जब गांव के किसान और शहर के पढ़े लिखे लोग, यानी मिडिल क्लास, किसी एक मकसद के लिए एक साथ आए। उनके बीच जो एक दूरी थी, चंपारण ने उस पर एक पुल बना दिया था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब इंसाफ के लिए एक छोटी सी जगह पर शुरू हुई लड़ाई एक पूरे देश की आज़ादी का ब्लूप्रिंट यानी एक नक्शा बन जाए, तो सोचिए उसका असर कितना बड़ा, कितना गहरा और कितना दूर तक जाने वाला हो सकता है।